वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान और आज जमाल भाई के साथ हम लोग घूमने के लिए कहीं निकले थे। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लेक है, तो इसका हमने इसको सिलेक्ट किया किधर जाते हैं, थोड़े घूम फिर लेंगे और साथ में आपके सवालों के जवाब जमाल भाई से रिक्वेस्ट की थी कि इनसे लेंगे, क्योंकि इनके पास माशाल्लाह अच्छी नॉलेज होती है और एक्टिव दिमाग है। तो जमाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे एक हैं? दफ़ा फिर आपसे मुलाकात बस आपको इनकार नहीं कर सकता ना। बहुत शुक्रिया। जमाल भाई गाड़ी इनकी चेंज हो रही थी इस वजह से, और वीकेंड था तो ये आ गए हमारे पास। जमाल भाई, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और वैसे भी मैसेजेस काफ़ी आ चुके हैं मुझे। अच्छा। मेरे दोस्त पूछना चाह रहे हैं कि अम्बेसी, पाकिस्तान अम्बेसी में जब हम लोग जाते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट आ जाती है अम्बेसी से, तो अम्बेसी में आप इसको डिटेल से बताएं कि वहाँ क्या होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं और क्या करना होता है, वो डिटेल इनको बताएं मेरे दोस्तों को, ताकि जो कंफ्यूज हैं इस मामले में। मैं भी सोचता था कि पता नहीं एम्बेसी अंदर जाके कैसे अंदर जाएंगे, क्या होता है, पेपर कैसे सबमिट करेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आप बताएं। ज़ीशान भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस के या जो दोस्त मेरे एम्बेसी में अपीयर हुए थे, उनसे गपशप लगाने के बाद कुछ मेन पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। बड़ा कॉमन सा सवाल है। सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि व्हाई यू वांट टू गो टू पोलैंड। ओके। और इसी एक सवाल में आपको सारी चीज़ों का जवाब कई दफ़ा देना पड़ जाता है कि रीज़न बताएं आप क्यों जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल है और तकरीबन हर जो वीज़ा काउंसलर है पहला सवाल यही पूछता है। इसके अलावा फिर ये कि अगर आप की जॉब कैटेगरी है तो उसके हवाले से आपको अच्छा होमवर्क करना चाहिए कि आप वेयर हाउस के वीज़े पे जा रहे हैं या आप ट्रक ड्राइविंग में या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। तो आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा कि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं ये जॉब मुझे कैसे मिली, मैंने किधर अप्लाई किया, मैं परमिट मेरा किसने भेजा। वो ये भी पूछते हैं कि आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव उधर है। आपने ये सारी चीज़ें ज़हन-नशीन करके जानी हैं। उनको अपने आप के जो आपने प्रीवियस जिस जगह पे काम किया है उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह वो भी आपको साथ लेके लाजमी जाना चाहिए। और इसके अलावा वो आपसे अकोमोडेशन का पूछेंगे। वो आपने अब जिस कंपनी ने आपको परमिट भेजा है वो आपको लेटर देंगे। और सबसे बड़ी जो जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं कि वर्क परमिट है तो इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का भी आपको वो पूछेंगे, क्योंकि अगर आप इधर आते हैं आपके एक्सपेंसेस जो आपने बर्दाश्त करने हैं, टिकट वगैरह आपने परचेज़ करनी है, वो कम अज़ कम मैंने आपके वो कमेंट्स में पढ़ा था, किसी भाई ने पूछा था कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। वो मिनिमम 10 लाख की होनी चाहिए। आपको ये शो करना है कि मेरे पास इतने एक्सपेंसेस हैं कि अगर जाके मैं उधर 1 महीना 2 मुझे अगर फारिग बैठना पड़ता है, सही है, तो मेरे पास इतने एक्सपेंसेस हैं। सही। तो ये कुछ मेन सवालात हैं जिनको आपने लाजमी प्रिपेयर करके जाना है, याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, आपने प्रिपेयर करना है। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर करके जाना है कि इसका आंसर मैंने क्या देना है। अच्छा, थोड़ी सी मैं मज़ीद इसमें और आपको एक दो बातें बताऊं कि वो व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, दिखा तो नहीं सकता, कि आप जैसे जाते हैं ना अम्बेसी में, तो अम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती है, फिर पहले डायरेक्टली आप अम्बेसी में नहीं जा सकते आप, क्योंकि अम्बेसी एरिया जो इस्लामाबाद में वो कवर्ड एरिया है, उसमें आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। इन्होंने एक बाहर सेक्शन बनाया हुआ, वहाँ से शटल सर्विस चलती है। आपने वहाँ पे उस टाइम तो 1000 रुपये लेते थे, आपका मुझे पता नहीं है। वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो शो कराएंगे और वो आपको टिकट देंगे। आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे ही रहनी चाहिए। आपके पास कोई मोबाइल, कोई चीज़, डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई चीज़ साथ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो वहाँ से बस आपको लेके जाएगी अम्बेसी में, अम्बेसी के बाहर उतारेगी और वहाँ पे क्यू रहती है, आप क्यू में लगे रहेंगे। जैसे आपका नंबर आता है या वो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको बुलाएगा, तो आपकी पूरी चेकिंग करने के बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो जैसे आप अंदर इंटर होते हैं तो अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, पीछे कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर जैसे आप जाएंगे तो वो छोटा सा कमरा है और 1 या 2 सीटें लगी हुई होती हैं, एक माइक लगा हुआ होता है, सेंटर में एक गिलास है,
ग्लास की दूसरी तरफ जो है वो बैठे होते हैं, वीज़ा ऑफिसर बैठे हुए होते हैं, और वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेके उस आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के उसके ऊपर फिर आपके ऊपर मतलब क्वेश्चन करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स किस टाइप के हैं। आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर के हिसाब से आपसे कौन से क्वेश्चन होंगे, और किसी और कैटेगरी का वीज़ा है तो उस हिसाब से आपके साथ सवाल जवाब होते हैं। और इसमें सवाल जवाब में ये है कि वो इंग्लिश में ये कन्वर्सेशन है सारी, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उनसे उसकी बात को समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। और इसके अलावा जो कुछ आपने अपनी सीवी में लिखा हुआ है वो आपके जहन में होना चाहिए कि आपने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपने कहाँ पे काम किया, वो चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि मैंने दुबई में काम किया। प्रिपेयर करना है, इनको रट्टा नहीं लगाना, हाँ, प्रिपेयर करके ये जाना आपके जहन में होनी चाहिए सारी बातें, और वो इसी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं। ये उसकी मर्जी है, वो आपसे 2 सवाल करे या वो आपको आधा घंटा वहाँ पे बिठाइए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ज़ीशान भाई, ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दोस्तों को ये बताते चलें, लाजमी मेंशन कर दें कि ऐसा भी चांस होता है पोलैंड एम्बेसी परमिट तो निकल आता है, इसके आगे अपॉइंटमेंट और वीज़ा वो लॉटरी सिस्टम है। वो आप इतने परेशान भी ना हो कि यार मैं इतना स्किल्ड वर्कर नहीं हूँ, मेरा अगर आ जाए, ये लॉटरी है, उसकी लॉटरी लग भी सकती है, क्योंकि हमारे सामने कई दोस्त ऐसे आए हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, पाकिस्तान का ही लाइसेंस था, लेकिन वो लोग आ गए। और कई ऐसे भी दोस्त जिनके रिजेक्ट हो गए, वो उनके पास गल्फ का 20-20 साल का एक्सपीरियंस है और 3-4 लाइसेंस है, इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं, उनके वीज़े नहीं लगे। तो ये चीज़ है कि बिल्कुल आपने डिसहार्ट नहीं होना। हाँ, इंशाल्लाह ये लॉटरी सिस्टम है, इंशाल्लाह कोशिश जारी रखें, हो जाता है। और उसकी फीस जो थी उस टाइम पे लगभग 18,000 17,000 और समथिंग, 18,000 का राउंड अबाउट है। तो 18,000 तकरीबन उसकी फीस थी उस टाइम पे। तो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि ये डॉलर्स के हिसाब से बढ़ती है, सही है, क्योंकि उन्होंने फिक्स किए हैं कि इतने डॉलर है और उसके अगेंस्ट जितनी आपको करेंसी जो है वो पाकिस्तानी बनती है, उस हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको जो भी एजेंट आपको लेके जा रहा है वो आपकी फ़ाइल रेडी करेगा, उसके कुछ फॉर्म होते हैं वो फिल करेंगे, वही लोग करते हैं, उनको पता होता है। साथ में आपकी FRC लगेगी और बैंक स्टेटमेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, और आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो साथ में लगेंगे, आपकी CV होगी, आपकी एक पिक्चर होगी। तो ये सारी एक फ़ाइल बनती है, वो फ़ाइल सबमिट करनी होती है, और उसके 15 दिन वो लेते हैं। 15 दिन के बाद की आपको डेट देते हैं, 15 दिन में वो डिसीजन ले लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। अगर आपको वीज़ा देना है तो 15 दिन के बाद जब आप जाएंगे एम्बेसी में तो आपको वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट देंगे। अगर नहीं उनका ऐसा हुआ तो वो एक और आपको रिजेक्शन लेटर देंगे, उसके ऊपर कुछ वो करते हैं जमाल भाई, लिखा होता है कि आप उनको क्या रीज़न मेंशन होती हैं, ज़्यादातर 8 और 10 नंबर रीज़न है उसमें। ये है कि आप जस्टिफाई नहीं कर सके अपने आप को, मतलब आपके इंटरव्यू का इशू आ सकता है। ये होता है कि आप वहाँ से आगे भाग जाएंगे, ऐसी बातें। इसमें ये भी होता है कि आपकी कंपनी को जैसे आप इंटरव्यू देते हैं तो एम्बेसी आपकी कंपनी से कांटेक्ट करती है, आपकी कंपनी को उन मेल उनका आंसर करना होता है, मेल का आंसर करना होता है, आएंगे कि मैंने वहाँ पे जाके रहना है। और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करता चलूँ जी, आपने जब एम्बेसी में जाना है, आपका अगर 1 साल का या 3 साल का परमिट है ना, तो कुछ लोग जो है वो असल में एजेंट्स जो है ना वो गाइड सही नहीं करते, जो ट्रैवल एजेंट हैं वो आपको इंश्योरेंस जो है वो 1 महीने की या 3 महीने की जो है वो अटैच करते हैं आपके पेपर्स के साथ। और कुछ ऐसी हैं कि वो सर्टिफाइड इंश्योरेंस है भी नहीं, उसकी बेस पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। आपने इंश्योरेंस करवानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो कम से कम साल की, और किसी सर्टिफाइड जो एजेंसीज हैं, हाँ एजेंसीज, आपने 2-4 हज़ार या 10 हज़ार का वो आप बचाते आप अपना कई दफ़ा एम्बेसी की 1 दफ़ा की फ़ीस ज़ाया कर लेते हैं रिजेक्शन लेके। तो वो आपने एक कम्पिटेंट एजेंसी जो है उसके ज़रिए आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवाएं और 1 साल की करवाएं, और ये चीज़ें लाजमी। हाँ, और ये है कि अगर आपका वीज़ा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाता है तो भी परेशान ना हो, क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट तकरीबन सब लोगों के हुए हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा भी हुआ है, जमाल भाई का भी हुआ, मेजॉरिटी का होता है। ठीक है, इस चीज़ से परेशान नहीं होना। उसके लिए फिर 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन में आपने अपील करनी होती है, वही आपका एजेंट करता है।
اور ہاں अपील में अगर दोबारा आपका रिजेक्शन आती है तो फिर आपके पास फिर 3 महीने हैं। हाँ फिर 3 महीने आप कुछ नहीं कर पाते, 3 महीने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और अपॉइंटमेंट जो है वो एक बहुत ही बड़ा लेंथी और डिफिकल्ट प्रोसेस बन चुका है इस टाइम पे पाकिस्तान में स्पेशली। और इंडिया और दुबई गल्फ़ कंट्रीज़ में ये बताता चलूँ कि वहाँ से जो दोस्त आए हैं उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक उनका इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट पर्सनली जाके आपने फ़ाइल सबमिट करवानी होती है। तो फ़ाइल सबमिट हो जाए तो बस वही है, वहाँ पे ये नहीं है कि आपको वो आंसर क्वेश्चन करेंगे या ये चीज़ें नहीं होंगी। ये एक फ़ायदा होता है वो उधर से। और जो सवाल कर रहे हैं मेरे दोस्त के उनके पास सऊदीया का इतना एक्सपीरियंस है या पाकिस्तान का इतना है, तो जहाँ का भी है भाई आप कोशिश करें, आप किसी तरीके से लीगल आपको अगर परमिट मिलता है या वीज़ा मिल रहा है तो चुप करके आ जाए इधर, ठीक है। ये इधर आके आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, किसी दूसरी आप कंपनी कोई में भी जा सकते जॉब हैं। कैटेगरी अपनी चेंज कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, सऊदीया दुबई की तरह नहीं है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मज़ीद जैसे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाता रहता होता हूँ। और जो एक और क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे भाई ने कमेंट किया था, वो कह रहे हैं कि उनके पास छोटा लाइसेंस है, ठीक है, और अज़रबैजान का आई थिंक बता रहे थे कि अज़रबैजान में उन्होंने आना है, तो वो क्या करें? वो कह रहे थे कि मैं लेके आ सकता हूँ वो लाइसेंस? जी बिल्कुल साथ लेके आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ और कई एशियन ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, उधर आपका लाइसेंस एक्सचेंज हो जाता है छोटी गाड़ी का। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपना ज़रूर साथ लेके आएँ, क्योंकि अगर इधर आके आपको वापस जाना पड़े तो वो आपको कॉस्टली पड़ता है। वो कॉस्टली पड़ता है। हाँ जी, तो कई ममालिक ऐसे हैं कि आप अपना लाइसेंस है साथ इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आएँ, 3 महीने 6 महीने आप अपने लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं उधर। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना ज़रूरी है, या ये भी हो जाता है कि कन्वर्ट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान का जिनेवा कन्वेंशन का मेंबर है पाकिस्तान, तो हमारे कानून के मुताबिक हमारा लाइसेंस जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका ज़रूरी है कि ये रियल और ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, ना हो, पेशावर का ना बना हुआ हो। नहीं, पेशावर में भी ओरिजिनल बनते हैं जमाल भाई। नहीं, वो किसी ज़माने में थे। उसमें ये होता है कि आपको करना है ये आपका पेशावर का तो नहीं है जो? नहीं, मेरा पेशावर का नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ पेशावर यार पाकिस्तान का ऐसा है। असल में ये है कि मेजॉरिटी वहाँ से फेक बनाती है, इसलिए कह रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ से एम्बेसी को उसके लिए आपका ज़रूरी है कि ये रियल और ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, ना हो, पेशावर का ना बना हुआ हो। नहीं, पेशावर में भी ओरिजिनल बनते हैं जमाल भाई। नहीं, वो किसी ज़माने में थे। उसमें ये होता है कि आपको करना है ये आपका है, पेशावर का तो नहीं है जो? नहीं, मेरा पेशावर का नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ पेशावर यार पाकिस्तान का ऐसा है। असल में ये है कि मेजॉरिटी वहाँ से फेक बनाती है, इसलिए कह रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ से एम्बेसी को भेजते हैं आपका लाइसेंस, और पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान में भेजती है आपके लाइसेंस को, वेरीफाई करती है, ठीक है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका लाइसेंस नहीं बन पाएगा यहाँ पे। तो मेरे जहन में तो यही सवाल थे आज। अगर मज़ीद किसी भाई के जहन में कोई और बात हुई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके जवाब भी जमाल भाई या और जैसे भी हुआ उसको कंफर्म करके देंगे। दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी और जगह में किसी और टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम तो आजकल टॉपिक वीज़ा ही हो गया है। मैं तो अपने दोस्तों को ना वो यूरोप दिखाने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं और यूरोप दिखाऊं, ट्रकों के हवाले से बताऊं, लेकिन वो बात चलते चलते अब वीज़े की तरफ आ गई है। हालांकि मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना कोई ये करने का, एजेंट बनने का, ना वीज़ा सेल करने का, ना ये तरह का कोई भी, लेकिन चलें किसी की हेल्प हो जाए उस नीयत से मैं आपको ये अच्छी चीज़ है ज़िशान भाई, क्योंकि पाकिस्तान में जो है या गल्फ़ में जो हमारे भाई हैं काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आती रहती हैं। तो वीडियो एक ऐसी चीज़ है ना कि आप जब चाहें, अगर आपको एक दफ़ा समझ नहीं आई आप दोबारा वीडियो रिपीट करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉल पे बताएं ना, फिर भी कई दोस्त हैं कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। तो वीडियो ऐसी चीज़ है ना कि वो बार बार देखें, आपको
समझ आ जाएगी कि मैंने जी, कौन जी। सी चीज़ मिस कर दी है इसमें। तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वहाँ के दोस्तों को मैं फिर यही कहूँगा कि कोशिश ज़रूर करें, ठीक है? कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला रास्ते खोलेगा और इंशाल्लाह आप लोग भी यहाँ आएँगे, अपने मज़दूरी करें, अपने रिज़्क़ के लिए आना जाना पड़ता है और ये अच्छी जगह है, बुरी नहीं है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह